दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका चैनल एक ही लक्ष्य है। तो आज बहुत ही ज़रूरी बात होने वाली है जो कि है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेके। यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम होता है एक, वो एग्ज़ाम किस लिए होता है, उससे आप वो किस किस फील्ड के लिए आप वो एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको क्या नौकरी मिलती है, क्या पोस्ट मिलती है और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और बाकी जो भी सारी बात है मैं पूरी आज यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के बारे में हर एक एक बात आपको आज बताऊंगा। बस आप मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें हल्का सा भी, नहीं तो आप जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर जाएंगे जो मैं आपको आज ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ यूपीएससी के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम पे यूपीएससी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको दिया जाता है आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए। ये जो सिविल सर्विसेज होते हैं हमारे, जितने भी, जो आप अगर ये कह सकते हैं कि अगर भारत के अंदर आपको कोई भी पुलिस में या उसमें पुलिस में हो गया या फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है और ऐसे बड़े बड़े पोस्ट आपको चाहिए तो आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी बहुत सारे रूल होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और एग्ज़ाम की डेट क्या रहती है, इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, A to Z जो इसकी सारी बातें होते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस अच्छे से सुनते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम की जो डेट है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि 2022 की क्या डेट रही थी इस साल। इस साल जो है यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपका पेपर कंडक्ट करवाती है। आपके पेपर की ऑर्गेनाइजेशन सारी इसके हाथ में होती है। पूरा आपका पेपर का पैटर्न से लेके, पेपर की एलिजिबिलिटी से लेके, पेपर देने के बाद इंटरव्यू से लेके आपको जॉब प्रोवाइड करने तक, पोस्ट जो आपको मिलती है इस एग्ज़ाम के बाद वो पोस्ट तक प्रोवाइड करने तक का सारा काम यूपीएससी ही करवाती है। और जो यूपीएससी है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उसके अंतर्गत ये सारा काम करवाती है। तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स की डेट थी 2022 की, उसके बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे। और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एलिजिबिलिटी मतलब होता है कि आप इस पेपर को देने के एबल है कि नहीं। अगर आप एनेबल होंगे इस पेपर के लिए तभी तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले, आज अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा बोले कि मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मुझे आईएएस बनना है, तो वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हर की चीज़ के यहाँ पे नियम होते हैं। इस एग्ज़ाम का भी नियम है, उसको हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं। और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, किस पैटर्न, क्या क्या पैटर्न रहता है, कितने फॉर्म में, कितने स्टेप में जो है पेपर जो लिया जाता है और इसका सिलेबस क्या होता है और बाकी सारी जानकारी जो है, इसकी तमाम जानकारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अमॉन्ग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट इज व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम। Well, UPSC exam, or more commonly known as IAS exam, is formally the UPSC Civil Services Examination. The UPSC Civil Services Examination is one of the examinations conducted by the Union Public Service Commission to recruit suitable candidate into civil services of India, including IAS, IPS, IFS, and other allied services. This examination is conducted in three phases, namely UPSC Prelims, UPSC Main, and the personality test or UPSC interview. The first phase of the IAS exam is UPSC preliminary examination, which is the screening test and thus is qualifying in nature. The score obtained in the prelims exam is not calculated in the final merit. However, the score in GS paper 1 is essential to determine the cutoff of the UPSC prelims exam. The IAS prelims exam paper consists of two papers that are objective type MCQs based as opposed to civil services examination main exam. The UPSC main exam is a descriptive exam consisting of 9 papers.
Yeah, obviously 9 papers. In this article we will discuss that what is the UPSC exam eligibility, IAS exam syllabus, UPSC exam pattern and other important details related to IAS exam. मतलब आपको मैंने बता दूं कि यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेने वाला एग्जाम होता है, जो बहुत सारे तरह तरह के आपके एग्जाम करवाती है। उसमें से अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, जो आपके सिविल सर्विस के एग्जाम, सिविल सर्विस मतलब होता है जैसे कि आप जो है गवर्नमेंट पोस्ट पे, एक ऐसी हाईएस्ट पोस्ट होती है आपकी, जो गवर्नमेंट पोस्ट आपको हाईएस्ट पोस्ट जो मिलती है इसके अंदर, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के द्वारा ही आपको मिलती है। इसके अंदर जो है आप आईएएस बन सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड अदर अलाइंड सर्विसेज। आपको और भी से बहुत सारे जुड़े हुए सर्विस जो होते हैं वो आपको पता लग जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट का भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें एग्जाम होते हैं। दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 3 फेजेस मेनली यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेन। ये तीन तीन पेपर के 3 भागों में इस पेपर को लिया जाता है। एक आपका होता है प्रीलिम्स, और एक होता है मेन, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है आपकी रैंक के बेस पर कि आपको क्या बनाया जाएगा, आईएएस या आईपीएस, और बाकी आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी रैंक इसमें मैटर करती है। यूपीएससी एग्जाम जो होता है उसमें प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो आपका 2 पार्ट में होता है, जनरल स्टडी पेपर 1 में और जनरल स्टडी पेपर 2 में। और उसके बाद आपका मेंस एग्जाम जो होता है वो 9 पेपर होते हैं उसके। जी हाँ बिल्कुल, उसके 9 पेपर होते हैं। ये लगभग 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक चलते हैं ये पेपर। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको यहाँ से पोस्ट मिलती है। अगर लेटेस्ट अपडेट बताऊँ मैं यहाँ पे, यूपीएससी एग्ज़ाम डेट जो इस साल 2022 में जिन भी बच्चों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी विल रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सीएसई 2022 ऑन 2 February 2022. UPSC CSE prelims exam is scheduled to be held on 5th June 2022, and UPSC CSE mains exam will be held on 16th of September 2022. The date of the interview of UPSC CSE 2022 is yet to be announced. मतलब ये है कि इस साल जो 2022 में यूपीएससी की जो डेट रही है एग्जाम की, तो वो जो है यूपीएससी ने आपको बताई थी, 2 फरवरी को बताई गई थी कि यूपीएससी का आपका जो सबसे पहला एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, वो आपका 5 जून को 2022 को लिया जाएगा। उसके बाद 16 सितंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें से अभी जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, उससे उसकी कट ऑफ भी आ गई, उसकी आपकी कट ऑफ भी आ गई है कि कौन कौन क्वालिफाई कर पाया है मेंस के लिए। अब मेंस का एग्ज़ाम आपका 16 सितंबर को है, और उसके बाद जो इंटरव्यू है उसकी डेट अभी आना बाकी है। टेक अ लुक एट द इम्पोर्टेंट डेट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम 2022। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसा कि आप जो इसमें अप्लाई कर सकते थे इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए 2022 में, आप ये 22 फरवरी तक ही अप्लाई कर सकते थे इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम को 5 जून को लिया गया, और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। अब मैं बात कर लूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, जो मतलब आपकी एबिलिटी भी आप कह सकते हैं इसे, कि आपकी एबिलिटी क्या है, कि आप इसके लायक, मतलब आप इसे दे सकते हैं कि नहीं। तो 21 से 32 वर्षीय आयु होनी चाहिए हर एक बच्चे की इस पेपर को देने के लिए। और अगर उम्र की बात करूं मैं, तो एज पर कैटेगरी, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उम्र इसकी रखी गई है, लेकिन कम से कम 21 साल होनी चाहिए बच्चे की आयु। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं यहाँ पे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, तो ग्रेजुएशन आप मतलब कोई भी आप अंडर ग्रेजुएशन, कोई भी आप बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास कोई भी है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एबल हैं। और साथ में आपकी नेशनैलिटी अगर बात करी जाए तो इंडियन होना आपका ज़रूरी है। अगर आप बाहर से भी है तो भी आप दे सकते हैं, उसके लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया रहते हैं।
पैटर्न की बात करूँ तो प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम होता है वो उसका जनरल स्टडी पेपर 1 होता है और जनरल स्टडी पेपर 2 होता है। जो जनरल स्टडी पेपर 1 होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड रहता है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे आपका पेपर चलता है और ये जो स्कोर होते हैं विल बी कंसीडर फॉर कट ऑफ। मतलब अगर आपकी जो वो तैयार करी जाएगी मेरिट, जो आपकी लिस्ट रिजल्ट तैयार करा जाएगा प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का, तो उस रिजल्ट को तैयार करने के लिए आपके जनरल स्टडी पेपर 1 के नंबर को लिया जाएगा। उस कट ऑफ को तैयार कर, कट ऑफ मतलब होता है कि आपको कितने नंबर लाने होते हैं उस पेपर को क्लियर करने के लिए, कितने में से। अगर आपका 200 नंबर का पेपर है तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए बताया जाता है कि इतने नंबर लाओगे तो आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप उसे क्वालिफाई कर चुके हो पेपर को और आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स देने के बाद मेंस दे सकते हो। प्रीलिम्स पे आपको पहले, सबसे पहले उसे क्लियर करना होता है, उसकी कट ऑफ होती है हर कैटेगरी वाइज। उसके बाद आपका जनरल स्टडी का पेपर 2 होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड रहता है, जिसको सी सेट एग्ज़ाम भी कहा जाता है, जो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 आते हैं, 80, और 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है और ये आपको 2 घंटे में करना होता है। क्वालिफाइंग नेचर होता है इसका, मतलब कि कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर 33% टू क्वालिफाई फॉर क्लैट सी सेट। मतलब ये कि आपको सी सेट एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, इसके अंदर आपको 33% ऑफ मार्क्स जो है 200 में से लाने होते हैं। आप अगर इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 1 चेक नहीं किया जाएगा। आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका पेपर 1 चेक करके उसके बेस्ड पर आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न फॉर यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर आपके 9 पेपर होते हैं और हर पेपर जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे में हर एक पेपर आपको देना होता है इसमें। और इसके अंदर आपको पेपर ए और पेपर बी रहता है और बाकी पेपर 1 to 7 तक रहता है। पेपर ए जो आपका रहता है उसके अंदर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होती है। आपको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है अपनी मर्जी से, जिसके बेस पर आप पेपर देते हैं। वो आपकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर बंगाली या फिर कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज हो सकती है जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। और उसका जो मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होता है इसका, वो 300 नंबर के पेपर आपको देना होता है इसका, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और टाइप ऑफ पेपर की बात करूँ तो ये 9 के 9 सारे पेपर जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है कि आपको जो है ये रिटर्न बेस्ड होते हैं और साथ में जो है आप इसमें आपसे जो है हर एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप उसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होते आपके। और पेपर बी जो होता है आपका वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, वो आपका 3 घंटे का चलता है। टोटल नंबर इसके 300 होते हैं। ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाई मतलब आपको बताया जाता है इसमें कि आपको इतने % मार्क्स इस वाले एग्ज़ाम में भी लाने होंगे। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, पेपर ए और पेपर बी को, तभी आपके मेंस के जो बाकी पेपर्स हैं वो चेक किए जाएंगे। अगर आप बाकी पेपर में अच्छा करते हैं, बाकी पेपर में नंबर अच्छे लाते हैं, आपको लगता है कि आपने अच्छा करके आए हैं, और पेपर ए और पेपर बी में आपने कुछ ऐसा नहीं करा है कि आप शायद क्वालिफाई भी हो जाएं, तो ऐसे में आपके बाकी पेपर चेक नहीं किए जाएंगे जब तक आप पेपर ए और पेपर बी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और भी जो बाकी पैटर्न है वो आप यूपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। मैं आपको यूपीएससी की वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो बाकी डिटेल है उसकी सिलेबस से रिलेटेड वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूपीएससी के सिलेबस की बात कर लूँ मैं, तो यूपीएससी एग्ज़ाम फॉलोज एन extensive syllabus for the papers included in UPSC prelims and UPSC mains. Make sure to download the micro list for the UPSC syllabus for better IAS exam syllabus coverage. यूपीएससी एग्ज़ाम सिलेबस फॉर प्रीलिम्स की बात करूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 फेज़ में लिया जाता है। आपका पहला प्रीलिम्स होता है जिसे हम प्रीलिमिनरी भी बोलते हैं, और दूसरा आपका मेंस होता है, और तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसे आप इंटरव्यू भी कहते हैं। तो पहला जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसका सिलेबस जो रहता है वो, इसके 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2। तो जनरल स्टडी पेपर 1 के सिलेबस की मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ तो इसके अंदर आपका
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रहता है। सेकंड आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है। और थर्ड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और फोर्थ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज एंड एक्सेट्रा। और फिफ्थ आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट रहेगा इसमें, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन और डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और एक्सेट्रा इसमें रहेगा। और छठा आपका इसमें रहेगा जनरल इशूज ऑफ environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization, general science। तो आपको आपका सिलेबस रहेगा जनरल स्टडी पेपर 1 का, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की, जिसमें आपके प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडी पेपर 1 है उसका ये सिलेबस रहेगा। आप इसको ध्यान से देख ले, क्योंकि मेन पार्ट जो होता है एग्जाम की प्रिपरेशन में वो ज़्यादातर सिलेबस ही होता है। क्योंकि अगर आपका मेन फोकस आपके सिलेबस पे रहेगा तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। ऑल्सो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 2 की। तो द जनरल स्टडी पेपर 2 इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल्सो नोन एज सी सेट। सी सेट मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द आईएएस सिलेबस फॉर दिस एग्जाम, दिस पेपर। आपका जो जीएस पेपर 2 जो रहता है, इसके सिलेबस में आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। क्लास 10th के लेवल तक का आपको पढ़ना होगा ये। और डेटा इंटरप्रिटेशन आपका रहेगा, जिसमें आपको चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स और डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा आपको पढ़ना होगा। ये भी आपके क्लास 10 तक के लेवल तक का पूछा जाएगा। अगर आपने 12 तक का भी पढ़ रखा है तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप इसमें 10 तक के लेवल का भी आप इसमें पढ़ के जाएंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। यूपीएससी एग्ज़ाम सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 का क्या रहेगा। अब मैं आपको बात कर लूँ तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 के बाद पेपर ए और बी के बाद आपके पेपर 1 to 7 रहेंगे, जिसमें आपका 1 ऐसे रहता है और बाकी 2, 3, 4, 5 जो आपके रहेंगे वो जनरल स्टडी के बेस पर 1, 2, 3, 4 रहेंगे, आपके 250 मार्क्स के रहेंगे। और ये आपके जो बाकी के ऊपर के ए और बी वाले छोड़कर बाकी के सारे जो रहते हैं आपके, ये सारे आपके मेरिट बेस्ड रहते हैं। मतलब आपका जो रिजल्ट होता है, मेरिट जो आपकी तैयार होती है, मेरिट लिस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें रैंक आपकी डिसाइड की जाती है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके ये सातों के सातों पेपर्स इंक्लूडेड होते हैं, जो आपके 3-3 घंटे के रहते हैं। और इन सब का जो मार्क्स रहता है वो 250 रहता है। तो मैं आपको यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बता रहा था। तो उसके अंदर पेपर 1 जो आपका ऐसे रहता है, उसमें कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू अरेंज देयर आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन एंड राइट कॉन्सिवली। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मतलब क्या रहता है, आपके ऐसे वाले पेपर के अंदर जो है कैंडिडेट को जो है ज़रूरत है लिखने की ऐसे की, वो भी बहुत सारे टॉपिक पे। मतलब यहाँ पर जो है आपका ऐसे में आपको ऐसे लिखना होता है किसी भी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस टॉपिक पर। और एक यहाँ पे एक से ज़्यादा भी ऐसे पूछ सकते हैं वो आपको 250 मार्क्स के अंदर। और इसमें जो है आप अपने आइडिया को किस तरीके से अपने ऐसे के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर अपनी बातों को किस तरीके से साझा करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को दर्शाते हैं, लिखते हैं, वो सारा कुछ जो है वो सारे इफेक्ट से ही आपको ऐसे के मार्क्स दिए जाते हैं। आपने कितना एक्सप्रेशन और कितना जो है एफर्ट डाला है अपने ऐसे में, उसके बेस पर आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड पेपर आपका रहता है जनरल स्टडी पेपर 1 का, जिसका सिलेबस आपका होगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी,
ये आपका पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर आपसे इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट फॉर ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। सेकेंड आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities, issues। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका होगा द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आपका इसमें फोर्थ पॉइंट जो रहेगा इसके सिलेबस के अंदर पेपर 2 के, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये आपका टॉपिक रहेगा। और फिफ्थ आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ आपका बताऊं तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशंस एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, रिलीजनिज्म और सेकुलरिज्म। इसमें आपका टॉपिक पे छठे पॉइंट के अंदर आपको बताया सिलेबस आपका रहेगा। सातवां पॉइंट साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, और आठवां इसमें रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग South Asia and the Indian subcontinents, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industry in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc., geographical features and their locations, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। आपका ये पूरा सिलेबस जो है पेपर 2 का रहेगा। ऐसे आपका पेपर 3 का जो सिलेबस है जनरल स्टडी 2 का, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आपका ये सिलेबस यहाँ पे उसका रहेगा। ऐसे जो है आपके आप देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको, मैंने जैसे बताया, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं इसका क्या सिलेबस है पूरा, अपने अपने हिसाब से उसके सेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं छठे पेपर और सातवें की बात करूँ तो ऑप्शनल पेपर रहता है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेस पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 लिया जाता है। जी हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 लिया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं इसके अंदर, वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी लिस्ट आपको दी जाती है कि आप किस में से उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो अगर मैं लिस्ट आपको बता दूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की यूपीएससी मेंस के लिए, तो optional subjects are extremely important for UPSC exam because they account for 500 marks out of a total 750 marks in UPSC मेंस एग्जाम। जी हाँ, आप देख सकते हैं सबसे मेजर जो आपका रोल प्ले करेगा आपके मेंस एग्जाम के अंदर, जो मेजर रोल प्ले करता है वो यही सेक्शन करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला, क्योंकि इसमें आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके बेस्ड पर आपके एग्जाम के अंदर 500 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस बात को, अगर आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट भी ले रहे हैं तो ऐसे ही कोई भी ना ले लें, अपने हिसाब से लें जिसके बारे में आपको अच्छे से आता हो, जिसका आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छे से आपको मास्टरी हो, ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में इजीली 500 तक या उसके करीब नंबर ला सकें। तो इसके अंदर आपके जो
चॉइसेस रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो रहता है एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, कोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड वेटेन वेटरिनरी साइंस, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, फिजियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। आप देख सकते हैं आपको कम से कम मेरे हिसाब से यहाँ पे 25 चॉइसेस लगभग आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है, शायद इतनी ही है या और भी है, कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं तो इनमें से आप ले सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको लेना हो। लिटरेचर ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम from which you can choose your best suitable optional subject for यूपीएससी एग्जाम। आपका जो लिटरेचर ऑप्शन लिटरेचर सेक्शन रहेगा पेपर के अंदर, उस पेपर के उस सेक्शन के अंदर आपको लिटरेचर लैंग्वेज जो चूज करनी होती है, उसमें आप एसामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इन लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज अपनी लिटरेचर के लिए सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, मेंस के आपको मार्क्स पता लग जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं जिसे, वो आपका 270 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड आफ्टर द यूपीएससी मेन एग्जाम मूव टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल फेज ऑफ द आईएएस एग्जाम called personality test interview. Here the candidate are interviewed by the competent and unbiased board. This board will have the candidate's DAF detailed application form with them. The interview round is held to assess the candidate's social traits and his interest in current affairs. The motive of the board is to analyze the personal aptness of the candidate for a career in public service. Candidate can give interviews in their preferred language as UPSC will make arrangement for the translator. मतलब ये है कि आपका जो यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट होता है प्रीलिम्स और मेंस के बाद होता है, और ये जो एग्ज़ाम होता है ये इसके लिए एक बोर्ड होती है जो ऑर्गेनाइज की जाती है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और ये जो इंटरव्यू राउंड जो होता है आपका, ये आपका इंटरेस्ट चेक करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा रहा है सामाजिक कार्यों से या सामाजिक बातों से, और बाकी दुनिया में जो आप बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, आप आजकल जो बातें चल रही होती है सामाजिक पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी बातें होती है और बाकी सारी सामाजिक जो भी बातें होती है उससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट चेक किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। और इसमें जो है कैंडिडेट को बोल परफेक्ट किया जाता है कि वो अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में उसे अच्छा लगता हो उसमें वो है इंटरव्यू दे सकता है। उसके लिए वो है ट्रांसलेटर का अरेंजमेंट कर लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आपको मैं बताऊं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम की, तो know the exam well, read the UPSC notification thoroughly, check out the UPSC exam pattern and exam syllabus, go through the previous year papers to have a fair understanding of the types of questions asked in the exam। पहला आपको ये है कि आपको जान लेना चाहिए अच्छे से इस एग्ज़ाम के बारे में। आप ये सोच के ना देने लग जाएं कि एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को देके मैं आईएएस बन सकता हूँ, आईपीएस बन सकती हूँ, या जो भी आईएफएस या फिर बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं वो मैं पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। तो आप ऐसे ही सुन के एग्ज़ाम को देने मत लग जाइए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं, और उसमें से आप नतीजा आप देखते ही हैं, चुन चुन के आपकी सीट जो रहती है वो 500 या फिर उससे भी कम रहती है, जो आगे चल के इतने ही पोस्ट ली जाती हैं। आप सोच सकते हैं 10 लाख बच्चे और कहाँ सिर्फ 500 से 1000 बच्चों की पोस्ट। तो
इसमें मेन बात यही रहती है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट इसीलिए नहीं होते हैं, हो पाते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो अच्छे से जान नहीं पाते इस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप पहले इस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जान लें कि ये एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। और पुरानी सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा के देखें कि इनमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, आपसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर आप अगर तैयारी करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप इस पेपर के लिए आगे बढ़ें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पेपर को देने का ऐसे ही, अगर आपने पढ़ लिया कहीं से और आप देने लग गए तो। सेकंड स्टेप आपका रहता है स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। मतलब स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, मतलब कि फाउंडेशन आप अपना पहले बिल्ड कीजिए, बनाइए। जैसे कि अपनी फाउंडेशन आप कैसे बना सकते हैं, अपनी फाउंडेशन आप बना सकते हैं उसकी बेसिक नॉलेज लेके। आप कोई भी सब्जेक्ट जो है आपके यूपीएससी एग्जाम आईएएस में आएगा, जैसे मैं बात कर लूँ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, या फिर कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसकी पहले आप बेसिक नॉलेज लीजिए। जिससे कि आप बेसिक नॉलेज लेंगे तो आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में बढ़ेगा, और आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में बढ़ेगा तो आप उसके बारे में उसकी एडवांस नॉलेज लेंगे। और फिर जब आपको उसकी बिगिनिंग, एंडिंग, एडवांस, बेसिक सारी नॉलेज जब हो जाएगी तब आप इसको एग्ज़ाम को देंगे, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा जब आप इस पेपर को देंगे। डाउनलोड द रिलीवियंट टाइटल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट जो होती है उससे आप पीडीएफ्स ले सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की, जहाँ से आप उससे पढ़ सकते हैं। रीड दैम एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर मेकिंग नोट्स। आप इसके नोट्स बनाइए, उसको 2 से 4 बार पढ़िए और रोज रिवीजन करते रहिए इसकी, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके रखिए, अपने दिमाग में बैठाइए। और थर्ड स्टेप, अपग्रेड योर नॉलेज विद स्टैंडर्ड बुक्स। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब जो मेन बुकें रहती हैं, आप सारी जो है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं क्या कि ऐसे एग्जाम्स को समझ लेते हैं कुछ ज़्यादा ही टफ, हालांकि इतने भी ट्रिकी और टफ नहीं होते ये एग्ज़ाम। लोगों को रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो जाती है, वो भटक जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी तो बुक में भटक जाएंगे, कभी एप्स में भटक जाएंगे, कभी इंस्टीट्यूट में। मतलब उन लोगों का यही रहता है कि किस इंस्टीट्यूट में पढूं मैं, या किस कोचिंग सेंटर को मैं पढूं, ऑनलाइन पढूं, ऑफलाइन पढूं, कोर्स ले लूं मैं, या फिर मैं कोई ऐप से पढ़ लूं, या खुद से बुकें ला के पढ़ लूं बुके। तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो मैं सजेस्ट करूं तो सिर्फ रिलीवेंट बुक लीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और रिलीवेंट बुक्स की जो लिस्ट होती है वो आप आराम से वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे क्रोम पर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फोर्थ आपको बताऊं तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। जैसा आपको आंसर लिखना है, आपने चीज तो पढ़ लिया, अब आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आंसर कैसे लिखना है उस चीज के ऊपर। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि हिस्ट्री पढ़ ली आपने, जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी, आपको पता होगा, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। तो आप उसको पढ़ने के बाद उसकी एक आंसर राइटिंग करके देखिए कि आप उस आंसर में किस तरह से अपने वाक्यों को दर्शा पाते हैं, लिख पाते हैं, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करने वाला होगा पेपर, उसको समझ आ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, और अपनी बातों को दर्शा सके अपने शब्दों के जरिए। ऐसा आप लिखिए। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, तो इसीलिए, और साथ में आप रिवीजन करते रहिए। आप बस यही है, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। जी हाँ, होता है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरिटी और अपने डेली टास्क के बेस पे करेंगे तो ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। आप क्या करिए कि आपने अगर कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपने ख़त्म कर लिया है पढ़ के, उसके बाद उसकी तैयारी जो है आप चेक करने के लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उस पर आप दे सकते हैं। बिल्कुल टोटली फ्री होते हैं ये सब कुछ। आप यहाँ पे दे सकते हैं ये सब कुछ। अब मैं बात कर लूँ तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के बारे में, कि लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आईएएस टफ एग्जाम। अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, ये सारी बातें फिजूल की हैं, बेकार की बातें हैं कि क्या
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारी बातें आपको उलझाने के लिए हैं कि आप अगर इन बातों में लगे रहेंगे तो पेपर आपका नहीं निकलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप इन बातों में लगेंगे तो आपका पेपर सच में नहीं निकलेगा। अगर आपको सच में एक अच्छी रैंक के साथ आईएएस की पोस्ट चाहिए, आईपीएस आईएफएस की, तो आपको जितना मैंने इस वीडियो में बताया उसके साथ चले जाइए। बिल्कुल आप इस पेपर को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा देखिए, हर एक इंसान में खासियत होती है। हर एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो हर एक दूसरा इंसान कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते कोई दूसरा कर सकता है। बस हर एक इंसान को अपने एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत डालनी है। अगर हर इंसान अपनी मेहनत करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। आईएएस का पेपर क्या बात है, ये तो एक मामूली पेपर है। आप इसकी तैयारी कीजिए, निकाल दीजिए लिख के और फोड़ डालिए और तैयारी करते रहिए। आगे की स्ट्रेटेजी और आगे की जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी या कोई भी जानकारी रहेगी यहाँ से इस एग्ज़ाम को रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स आपने देखे हैं आज तक, किसी भी कोर्स करना हो आपको या कुछ भी पढ़ना हो, तो आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए उस वीडियो पे जाकर उसे देख सकें किस टॉपिक पर वो वीडियो है। और ऐसे ही मैं बहुत वीडियो डालता रहूँगा आपकी तैयारी को, आपकी लेवल को बूस्टअप करने के लिए, जिससे कि आप आसानी से अगला जो आपका 2023 में यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसे मेरे तरफ से हर बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, वो एग्ज़ाम को निकाल सके। उसके लिए मैं वो हर रिसोर्स जो मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से वो अपनी वीडियो में प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इसे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन थी यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम को लेकर। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको नहीं दी है, बार बार से आपको बता दिया है कि आप पैटर्न बता दिया, सिलेबस और ये सब आपको मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं एक ही लक्ष्य। तो हमारा हम सबका एक ही लक्ष्य है, हमें बस कैसे भी करके इस दुनिया में सक्सेस पानी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो बस आप अपने काम में लगे रहिए और बस इतना ही। चलिए।